बड़ी बात रखी जाएगी। उसके बाद में हमारे होंगे बढ़िया वाले पूरे जोश के साथ हम दुनिया में जाते हैं। फिर हमारे जो जिन्होंने अपना सेवा पूरा जीवन बहन जी ने और सर ने दिया है सबको, उनके साथ में फोटोग्राफ सबका मिला जुला एक फोटोग्राफ होगा। उसके बाद में भोजन होगा। भोजन के बाद में जिसको भी संघ अच्छा लगे और जो संघ में काम करना चाहे, सेवा करना चाहे, नंबर 1। नंबर 2, जिसको संघ में जिज्ञासा हो, उसका कोई सवाल हो। नंबर 3, कैसा भी सवाल हो वो यहाँ रुके। जिनको बहुत जल्दी है जाना चाहे वो जा सकते हैं, पर मेरा निवेदन है कि सवाल जवाब का जो सेशन है वो सबसे बढ़िया होता है। उसमें बहुत जानकारी मिलती है। आपको छूट होती है कि कौन सा भी सवाल पूछे। इसमें खाना खाने के बाद में जिज्ञासु लोग, बुद्धिजीवी लोग जो समाज को देखते हैं, जानते हैं, सरकारों को देखते हैं, जानते हैं, दुनिया को देखते हैं, जानते हैं, जिज्ञासा है, वो जरूर दे। और महिला जरूर दे, तो सवालों के जवाब को बहुत मिलते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से सवाल को जवाब करेंगे। कोई बंधन नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। किसी को नहीं रुकना है, पर रुके तो अच्छा है। ये जो आपके सीने पे एक बैग लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हमारा संघ समन संघ और मैं समन हूँ। आप जब ये बाहर के लोग अंदर आना चाहे तो आ जाए, क्योंकि आधा घंटे की बात ना उनको पूरा समझ आएगी और यहाँ आना उनका सफल हो जाएगा। कोई मतलब परेशान हो तो बंधु को 25% आप जब बाहर जाओगे और आपसे ये पूछेंगे कि आप कहाँ गए थे 10 तो आपका यहाँ आना बेकार हो जाएगा। फिर तो दावत ही दावत रहेगी। सिर्फ पेट की जो यहाँ की दावत है वो तो हुई नहीं, क्योंकि अगर आपको समझ के समझा नहीं पाए तो कोई फायदा नहीं। तो समन शब्द का अर्थ बताऊंगा और उसके साथ ये क्यों है समन शब्द ये भी बताऊंगा। सवाल अपने तैयार रखें, कागज पर लिख के तैयार रखें और सारे की बातें आपको समझ दिए जाएंगे। यहाँ कोई वमन तो नहीं है, ब्राह्मण तो नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण हो, वमन हो तो हाथ उठाए। हम उसे भगा नहीं रहे, पर हाथ उठाए। देखो यहां एक भी हाथ नहीं उठा। तो कोई आपसे पूछे कि समण क्या है, तो सीधा सवाल एक लाइन का है कि जो वमन नहीं है वो, जो वमन नहीं है वो, और हम सारे आवाज तो आने रही। कैसे समणो? नए नए समणो तो जोर से आवाज आनी चाहिए, पुराने समणो तो कोई बात नहीं। तो जो वमन नहीं है वो, ये सवाल का सबसे शॉर्ट आंसर है, सबसे शॉर्ट। अब वो कहेगा कि भाई तुम समण हो, जाति क्या है? यहां खींच के मारेगा आपको। कहां मारेगा? हाँ ठीक है, मान लिया समण हो। ये समण क्या होता है बाद में देखेंगे, पर ये बताओ समण हो जाति क्या है? यहां खींच के लाएगा। क्या बोलोगे? मुंह देखोगे एक दूसरे का, किसी की आंखें नीची हो जाएंगी, किसी के शरीर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, किसी को लगेगा यहां तक खिसको यार, ये तो जाति वाति की बात कर रहा है। क्या जाति बताएं इसको? तो खुल के बताना है, खुल के खेलना है, डरना नहीं है। अब कहना है समण में जाति, समण में जाति, समण में जाति। तो फिर क्या कहेगा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भारत में हर आदमी की जाति होती है। यहां लाएगा खींच के, भारत में तो हर आदमी जाति होती है यार, तुम बिना जाति के आदमी, बिना जाति के महिला, ऐसा लेके आएगा ना। फिर दाएं बाएं देखोगे, क्योंकि जातियां तो जेब में लेके घूम रहे हो और सर्टिफिकेट पे भी लिखी हुई है, तो मने कैसे करोगे? तो सर्टिफिकेट कह देगा तुम्हारी सर्टिफिकेट पे क्या है, तो बात खराब हो जाएगी। पर बात खराब नहीं होती, चिंता की बात नहीं है। उसको पलटवार करना है। कह रहा तू कौन?
तू कौन है? क्या कहेगा? बमण हूं, ब्राह्मण हूं, ऐसा कहेगा ना? हाँ बोलो, ना बोलो? हाँ ऐसा कहेगा। जोर से बोलो हाँ। हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा? तो सीधा एक बार और करना है, तेरी जाति क्या है? क्या पूछोगे? ब्राह्मण तो ठीक है, ब्राह्मण तो ठीक है, पर तेरी जाति क्या है ये बता दे। और एक 500 का नोट निकाल लेना जेब में से बाहर, पकड़ना जरा, 500 का नोट दिखा दूं, करा रहा है मेरे पास, ऐसे, और निकाल के ऐसे करना यूं करके, और फिर दोबारा पूछना तेरी जाति क्या है? तो 500 का नोट देखेगा, आपको देखेगा, तो बोलेगा ब्राह्मण है ना? ब्राह्मण नहीं है, जाति बता और 500 का नोट ले, जाति बता और 500 का। देखो कितनी बड़ी बात है, 500 का जुआ खेलेंगे हम, पर मेरी गारंटी है आपका 500 का नोट आपकी जेब में जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि संसद में एक ब्राह्मण से, अभी लेटेस्ट है, मैं हम नाम नहीं लेते क्योंकि हमारा कोई लेन देना होता नहीं राजनीति से, पर एक ब्राह्मण से जो बड़ा प्रमुख वहां काम करता है, उससे एक दूसरे ब्राह्मण ने पूछ लिया, वो जाति की जनगणना की बात चल रही थी कि तेरी जाति क्या है, और आप यकीन मानना हमें तो पता था कि जवाब नहीं आने वाला। अरे कुछ हो तो बताए ना। वमण का जात नहीं होता, वमण का जात नहीं होता, तो समण का जात होता है। समण का जात, जो समण है उसका जात होगा, उसका जाति होगा। तो ठोक के क्या कहना है? समण का जाति होता है और वमण का जाति नहीं होता है। तो अब उसको समझाना है कि जाति है क्या, क्योंकि उसकी तो है नहीं और हमारी है, तो समझाना है। तो समझाने से पहले खुद को समझना है। अगर ये खेल समझ गए तो पगड़ियां ऊंची और सर ऊंचा, और फिर नहीं डरना किसी से। तो वो पूछेगा तुम्हारा जाति कौन सी है, तो उसको जाति का अर्थ बताना है। कहां खींच के लाना है? बुद्ध काल से पहले। और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा है कि नवजात बच्चा होता है, होता नहीं होता है? नवजात, तो हम क्या कहते हैं? नव चमार, नव कुम्हार, नव कोली, नव रविदासिया, नव मझसिक, नव तेली, नव तोली, नव महार, नव मंडल, नव चंडाल, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। क्या कहते हैं माता जी जब बच्चा पैदा होता है? तो बताओ। नवजात बच्चा पैदा हुआ है। और जच्चा बोलते हैं, जच्चा और बच्चा। जच्चा जो जनती है, जनता है, और बच्चा जो उससे जना है। और नवजात मतलब नया पैदा हुआ। जात का मतलब क्या हो गया? पैदा हुआ। मतलब जात का मतलब ये नहीं है चमार, कुम्हार, तेली, महार, वाल्मीकि, खटी, लोधी, पासी, ये नहीं है। जात का मतलब क्या है? जाति का मतलब पैदा। अब अगर हमारा कोई बुजुर्ग लकड़ी से और गाड़ी बना रहा है या लकड़ी काट के ला रहा है, तो क्या पैदा कर रहा है? लकड़ी पैदा कर रहा है, नहीं कर रहा है? लकड़ी से औजार बना रहा, नहीं बना रहा है? तो क्या बोलते हैं? लकड़ी काट के लाता है, लकड़हारा। क्या उत्पन्न कर रहा है, क्या पैदा कर रहा है? लकड़ी। कोई हमारा अगर बच्चा, अगर कोई हमारा बुजुर्ग अगर कोई बर्तन बना रहा है, बर्तन पैदा कर रहा है, बर्तन निकाल रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? कुंभकार। कुंभ बना रहा है, मटके बना रहा है, कुम्हार बोलते हैं। इसका मतलब पैदा कर रहा है। कोई हमारा आदमी अगर राजा का कोई कर्मी है तो क्या बोलते हैं? राजकर्मी, क्योंकि राज के कर्म को उत्पन्न कर रहा है। क्या बोलते हैं? कोई लोहा पीट रहा है तो क्या बोलते हैं? कोई सोना पीट रहा है तो क्या बोलते हैं? और कोई राजा का काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? राज्य का काम कर रहा है तो क्या बोलते हैं? राजकर्मी या राजा। और कोई उपदेश देने का काम कर रहा है तो क्या बोलते हैं? उपदेशक। और कोई सवालों के जवाबों को बुझा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? बुद्धक। और बुद्धक को बोलते हैं बुद्ध, और बुद्ध को बोलते हैं बुद्ध, यानी सवालों के जवाब बुझाने वाला बुद्ध और बुद्धक। तो हमारा बुद्ध से लेके और नीचे सेना का काम करने वाला सेनापति, सैनिक, सब काम करने वाले लोग हैं। और जो काम नहीं करना है उसका क्या नाम रखोगे? बताओ।
जो काम नहीं करता है उसका क्या नाम रखोगे? निकम्मा। निकम्मा ही रखोगे ना? क्या कहोगे? निकम्मा। और कोई अगर आपके दरवाजे पे आके रोटी की याचना करे तो क्या बोलोगे? याचक। और आजकल कहते हैं मंगता, मांगने वाला। और कोई काम नहीं करता, रोटी खानी है उसको, तो आपके दरवाजे पे आके क्या कहेगा? याचना करेगा नहीं करेगा? मांगेगा नहीं मांगेगा रोटी? तो भाई देखो, पुरानी कहानियां जितनी भी हैं जो आपने पढ़ी सुनी है, उसमें क्या है? एक गरीब याचक, ऐसा है ना? सुनिए कहानी सबने। एक गरीब, आगे पूरा तो करो सेंटेंस। एक गरीब याचक ब्राह्मण क्या कहता है? याचना। तो जो सेंटेंस दोबारा से बोलना एक साथ। एक, जोर से बोलो सारे। एक गरीब याचक ब्राह्मण याचना करता है। अब बताओ किसके दरवाजे पे करता है? अब बताओ, इसमें किताब पढ़ने की जरूरत है? बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं कि सारी किताब में यही पढ़ाया हमें? तो कहीं ये आपने पढ़ा हो कि एक गरीब याचक समण? अगर एक सेंटेंस दिखा दो। ये मूछ मैंने कटवाई नहीं है, पर मूछ कटवा लूंगा। देख लो, ये मरने के साथ जाएंगी मूछ, पर मैं कटवा लूंगा अगर एक किताब में दिखा दो पुरानी में कि एक गरीब याचक समण है कहीं। क्योंकि हम काम करने वाले देश के लोग हैं, देश के यहाँ के जमींदार हैं, सेनापति हैं, राजा हैं, उपदेशक हैं, बुद्ध हैं। तो काम करने वाले की जात है या नहीं? जात माने क्या होता है? जो उत्पन्न करता है। तो जो उत्पन्न करता है उसकी कोई ना कोई जात होगी नहीं होगी? और जिसकी जात नहीं है इसका मतलब मांग के खाने वाला है। तो जात से घबराना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जात आज के समय गाली कैसे हो गई? अभी तो गाली है ना, गाली कैसे हो गई? तो ये सवाल अगर आप समझ लोगे कि ये गाली कैसे हो गई और ये बीमारी कैसे हो गई, तो इससे लड़ जाओगे। आपके देश में बाहर से लोग आए, याचना करते हुए मांग के खाने वाले आ सकते हैं, बाउंड्री खुली रहती है। तो बहुत सारे लोग आए, अलग अलग देशों से आए। कुछ मंगोल से आए, कुछ मध्य एशिया से आए, कुछ अरब कंट्रियों से आए, कुछ समुद्र के रास्ते आए। उन सारे लोगों को हमने क्या कहा? वमन। क्यों कहा वमन? अब ये जो शब्द है, मैं समन हूं, वो समझा रहा हूं आपको। अब इसको बारीक से समझ लोगे तो हमेशा के लिए खेल खत्म हो जाएगा, आपका सर ऊंचा हो जाएगा। हम सारे भारत के लोग जो यहां रहने वाले हैं, हमने कभी अपने आप को पहले नहीं कहा कि हम समण हैं। हमें आवश्यकता नहीं थी। जैसे कोई मकान हमारा है और जब तक उसमें किराएदार नहीं आता तब तक हम कभी नहीं कहते कि हम इसके मकान मालिक हैं, क्योंकि हम तो हैं ही। पर जब किराए पर मकान हम उठा देते हैं तब कहते हैं ये किराएदार और हम मकान मालिक। तो बाहर से जो लोग आए, हमने उनको कहा कि सारे लोग वम हैं। वम माने उल्टे, उल्टे हाथ के। तो वमन लोग हमने कहा, वह माने अलग होता है, वो माने दूसरा होता है। तो हमने उनको कहा कि ये वमन है। बाहर के सभी लोगों को हमने वमन कहा, सभी लोगों को, चाहे वो केरल में आए हों, चाहे वो गुजरात में आए हों, चाहे वो राजस्थान में आए हों, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में आए हों, चाहे वो इधर सिक्किम में आए हों, चाहे वो उड़ीसा के अंदर आए हों, चाहे वो बंगाल के अंदर आए हों, चाहे वो इधर बीच के समय मध्य एशिया, मध्य भारत के अंदर आए हों। तो हमने सबको वमन कहा। क्यों? हमसे विपरीत हैं। वम माने उल्टी होता है, कहते हैं वम आ रही है, वम आ रही, वम माने उल्टी होता है। तब हमने अपने आप को कहा कि हम सम लोग हैं, समता में रहने वाले, और ये हमारी तरह के उल्टे लोग हैं, यानी हमसे उल्टे लोग हैं, वम लोग हैं। तो देखो, हमने सबको वमन कहा और उन्होंने वमन का शब्द अपनी भाषा में बदल के ब्राह्मण कर दिया, जो हमारी पाली भाषा में है नहीं। तो वो जो शब्द उन्होंने, हमने जो उनको दिया, उन्होंने बदल के ब्राह्मण किया। तो कितने ताज्जुब की बात है कि अरब वाला जो अरबी पढ़ता है, अरबी जानता है, अरबी बोलता है,
वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहता है, और मंगोल वाला जो मंगोली भाषा पढ़ता है वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहता है, और मध्य एशिया का जो बंदा भारत में आया है वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहता है, और एक दूसरे को जानते नहीं, पर सबका नाम क्या है? वमल ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि हमने नाम दिया। किसने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? ये अगर कोई पूछे और आपसे अड़ जाए कि यार तुमने नाम कैसे दिया ब्राह्मण, तो बड़ी बात है ना, नाम हम दे रहे हैं, बड़ी बात है नहीं है? तो कैसे सिद्ध करोगे? देखो, अगर यहां से 4 लोग उठ के इंग्लैंड चले जाएं, तो क्या हम इंग्लैंड वालों को ये कहेंगे कि तुम पाकिस्तानी हो, या वो हमें ये कहेंगे तुम बाहर के हो? बताओ। वो लोग हमारा नाम रखेंगे क्योंकि हम संख्या में 4 हैं और वहां 4 लाख हैं, तो हमेशा ज्यादा लोग थोड़े लोगों का नाम रखते हैं। इसलिए हमने उनका नाम रखा वमन, और वमन को उन्होंने ब्राह्मण किया, और तब हम यहां समण कहलाए, और समण का नाम बदल के उन्होंने किया शिरमण। क्या क्या? शिरमण। इसलिए जो वमन लोग हैं वो सारे के सारे श्रमण नहीं हो सकते, और जो श्रमण है वो वमन नहीं हो सकते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये बात सांस्कृतिक रूप से किसने बताई हमें? डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया 2 तरह के लोग हैं भारत के अंदर। एक श्रमण सभ्यता के लोग हैं जिनको समण सभ्यता बोलते हैं, और एक वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं जिनको हमने वमन सभ्यता या वमन कल्चर या वमन वर्ग या हमने ब्राह्मण वर्ग उनको बोला। वो सभ्यता नहीं होती है, वर्ग होता है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रख लें। तो भारत के अंदर आज के समय 3 तरह से लोग इकट्ठे किए जाते हैं। 3 तरह से इकट्ठे किए जाते हैं। वैसे तो तरीके 8 हैं, पर 3 बड़े बड़े हैं। उनको अच्छी तरह रख लो, याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि लोग 3 तरह से भारत में इकट्ठे हो रहे हैं, और क्यों इकट्ठे किए जाते हैं उसका उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका है इकट्ठा करने का मजहब और मत के आधार पे, रिलीजन और धर्म के आधार पे इकट्ठा करना। लोग अपने मत को, रिलीजन को या मत बनाते हैं, और फिर लोगों को कहते हैं कि इस मत में आ जाओ, इस मत में इकट्ठा हो जाओ। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्री हैं, सब चाहते हैं हमारे मत में, हमारे मजहब में लोग आ जाएं, ताकि संख्या बढ़ जाए उनकी और लोग इकट्ठे हो जाएं। इसलिए अंग्रेज आए तो ईसाई धर्म लेके आए, कुछ लोग ईसाई हो गए। अरब से लोग आए तो वो मुस्लिम धर्म लेके आए, यहां मुस्लिम लोग हो गए। यहां यहूदी लोग आए, वो ज्यादा नहीं बढ़ा पाए। और जो कुछ शब्द यहां चल रहे हैं बाहर के बमड़ों के, वो ब्राह्मण धर्म के नाम से उसका नाम बदला हुआ है। वो लोग चाहते हैं हमारे मजहब में, हमारे धर्म में आ जाएं। जो अलग अलग डेरे खुले हुए हैं, अलग अलग मतों के गुरु हैं, संत हैं, उनके लोग चाहते हैं कि उनके मत में संत में आ जाएं। जो सिखिज्म वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि सिख बन जाएं। जो बुद्ध वाले लोग हैं वो चाहते हैं बुद्ध बन जाएं। जो जैन वाले लोग हैं वो चाहते हैं जैन बन जाएं। और लगभग 4200 मत हैं। ये सारे के सारे लोग अपने मतों के आधार पे लोगों को इकट्ठा करने की ताकत लगाते हैं पूरी, पर इससे हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि मत बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। धर्म आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कैसे? जैसे जो व्यक्ति आज सिख मजहब में है, सिख रिलीजन में है, वो व्यक्ति 500 साल पहले सिखिज्म में नहीं था, क्योंकि सिखिज्म भारत में 500 साल से आई है। जो व्यक्ति आज अंबेडकरवादी है वो 125 साल पहले अंबेडकरवादी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे। जो व्यक्ति आज काशीरामवादी है, काशीराम साहब के अभी 2009 में एक्सपायर हुए हैं, तब नहीं थे, 2006 में। जो व्यक्ति कबीर साहब का या रविदास का, या जो गुरु जी हैं अपने गुरु घासीदास जी हैं उनका, या जो भी जितने मत हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो लगभग 400-500 साल पहले उनके अनुयायी नहीं थे, क्योंकि वो गुरु थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए। और जो व्यक्ति आज मुसलमान है वो 1400 साल पहले मुसलमान नहीं था पूरी दुनिया में, क्योंकि मुसलमान जो मोहम्मद हैं वो 14 साल पहले पैदा हुए हैं, तो उससे पहले का उनका मत होने का सवाल नहीं है। और जो लोग ईसाई हैं वो 2000 साल पहले ईसाई नहीं थे, क्योंकि जो ईसा मसीह है उनकी उम्र 2000 साल है, उससे पहले कोई ईसाई नहीं था। और जो यहूदी हैं वो इब्राहिम से पहले यहूदी नहीं थे, क्योंकि उस समय इब्राहिम पैदा नहीं हुए, वो थोड़े साल पहले की बात है। और जो लोग आज बुद्धिस्ट हैं वो 2600 साल पहले बुद्धिस्ट नहीं थे, क्योंकि उस समय बुद्ध नहीं थे। और जो लोग जैन हैं
वो लोग जैनी नहीं थे, क्योंकि 2600 साल पहले महावीर जैन पैदा हुए, उससे पहले कोई जैनी नहीं था। तो लोगों का मत और मजहब बदलता रहता है। जो लोग पहले बुद्धिस्ट थे वो बाद में और मजहब में चले गए, जो जैन थे वो और मजहब में चले गए, जो अब सिख हैं वो पहले किसी और मजहब में थे, कुछ नहीं थे। मजहब का आना, मजहब का जाना संवैधानिक रूप से आपकी इच्छा है, पर भारत में मजहब और मत के आधार पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है। उनको भावनात्मक रूप में गुरु और चेले बना के इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो निरंकारी है, चाहे वो आकारी है, चाहे वो धन सदगुरु हैं, चाहे वो राधा स्वामी हैं, चाहे वो किसी भी मत के हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। इसमें हमारा नुकसान ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो समण हैं, वो अलग अलग मतों में हैं टूटे हुए, और वो एक दूसरे के मत के विरोध में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के गुरु के विरोध में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के धर्म के विरोध में खड़े हो जाते हैं, जाने में अनजाने में एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, गुट बना लेते हैं। इससे हमारी संख्या इकट्ठी नहीं हो पाती। तो भारत में एक सिस्टम तो चलता है मजहब का, धर्म का, मत का, गुरु का, लोगों को इकट्ठा करने का, जिससे हमें फायदा नहीं है। दूसरा जो चलता है सिस्टम, वो चलता है राजनीति का। अलग अलग पार्टियां हैं, कई हजार पार्टियां हैं, लोग पार्टियों में आते जाते रहते हैं। कोई कांग्रेस में आता है तो पता चला अगले दिन बीजेपी में है, कोई बीजेपी में आता है तो पता चला अगले दिन बीएसपी में है, कोई बीएसपी में आता है तो पता चला कि आजाद समाज पार्टी में है, कोई आजाद समाज पार्टी में तो अगले दिन पता चला वो समाजवादी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी में, किसी ने अपनी पार्टी बना ली, किसी ने अपनी पार्टी बंद कर ली। ये आवागमन चलता रहता है। इससे लोग एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, लोगों में एक दूसरे के विरोध में एक दूसरे से घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है। उससे हमारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि उनके राजनीतिक उद्देश्य पूरे नहीं होते। जब वोट पड़ते हैं तो वो उनकी जो शत्रुता है वो ये राजनीतिक पार्टियां बढ़ा देती हैं, जिससे हमारे लोग एक दूसरे के दुश्मन होकर और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो बड़ी समस्या इसके अंदर हो जाती है। तीसरा तरीका जो इकट्ठा करने का चल रहा है, वो चल रहा है सामाजिक संगठनों का। सामाजिक संगठनों की संख्या 29 लाख है। महिलाओं के अलग हैं, पुरुषों के अलग हैं, कोई वाम सेफ है, कोई समता संघ दल है, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी मत का है, कोई किसी लड़कों ने बना रखा है, कोई आर्थिक है, कोई सरकारी कर्मचारियों का है, कोई सेना का है, कोई सिपाही का है, कोई इस तरह के 29 लाख संगठन चलते हैं। ये 29 लाख संगठन इकट्ठा करने के लिए हैं, पर ये इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हमारे लोग इन संगठनों में टूटे हुए लोग हैं, और टूटे हुए रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। ये 3 बड़े बड़े कारण हैं जिनसे लोग टूटे हुए हैं। और बाकी कारण है भाषा का, बाकी कारण है लोग जहां रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, कोई हिमाचली है, कोई उत्तर प्रदेश का है, वहां में बटे हुए हैं। कोई भेद में आ जाते हैं, जो नर और नारी का भेद है उसमें हो जाते हैं। तो ये समस्याएं, इधर से आवाज आ रही है, जरा शांत हो जा, 5 मिनट में खत्म करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। मुझे पता है भूख लग रही है सबको, टेंशन मत दो, मुझे भी लग रही है, पर ये बात जरूरी है। तो ये 3 बड़े बड़े कारण के अलावा छोटे छोटे कारण भी हैं, पद का, पोस्ट का, पैसे का, अमीरी का, गरीबी का, ये है। इन कारणों की वजह से हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। पर एक कारण है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, और जो छुपा हुआ चलता है, जिसको कोई नहीं बताता, वो है नस्लीय कारण, रेसिज्म, रेस। आप किस रेस के हो, किस नस्ल के हो, उसमें परमानेंट वो कभी दिखाई नहीं देता, पर वो काम बहुत बुरी तरह से करता है। उस नस्ल के अंदर जिस नस्ल के लोग होते हैं, वो दूसरी नस्ल के लोगों को कभी अपने ग्रुप में, अपने घर में, अपने रिश्ते में, अपने नाम नाते में आने ही नहीं देते। भारत में 2 तरह की नस्ल चलती हैं, एक समण की और एक वमण की। जो वमण है वो नस्ल अलग है, और जो समण है वो नस्ल अलग है। आप कुछ भी कर लो, पर समण से वमण नहीं बन सकते पूरी जिंदगी में। और वमण कुछ भी कर ले, वो अपनी रेस नहीं छोड़ेगा, वो कभी समण बन नहीं सकता। भारत में समणों ने कभी वमणों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनको स्वीकारता नहीं दी, उनको हमेशा लड़े। वो इस गरीबी में पहुंच गए, विखंडित हो गए, अलग अलग टुकड़ों में टूट गए, अलग अलग मजहबों में टूट गए, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में टूट गए, अलग अलग संगठनों में टूट गए, अलग अलग क्षेत्रों में टूट गए, अलग अलग भाषाओं में टूट गए, पर मान्यता नहीं दी वमणों को आज तक। इसका झगड़ा चलता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ बताया हुआ है। पर समण संघ किसी झगड़े में नहीं पड़ता।
समन संघ तो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को इकट्ठे होके अपना वेलफेयर, अपना उद्धार करना है। क्यों इकट्ठे होना है? क्योंकि संविधान आ गया है। अब संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी दूंगा हिस्सेदारी। ये कहता है संविधान। क्या कहता है संविधान? जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी दूंगा हिस्सेदारी। और बाबा साहब ने बेशक हमारे लिए कुछ भी किया है, पर संविधान ईमानदारी से बनाया है। उसमें जो संख्या इकट्ठी कर लेगा, सारा पैसा देश का उसका, 60-70 लाख करोड़ रुपया उसका, सब प्रॉपर्टियां उसकी, सारी नौकरी उसकी, सारी सेना उसकी, सारी मिलिट्री उसकी, उसके इशारों पर चलेगी। वो अपने लोगों को कुछ भी दे, चाहे वो लेटर एंट्री दे, चाहे वो सीधा अफसर बनाए, चाहे निकाले, कुछ भी करे, अगर उसके पास संख्या है तो उसी की चलेगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। और हम बाबा साहब के संविधान को 10 बार नमन करते हैं तो हमें बात माननी पड़ती है। तो वही संविधान कहता है कि भाई लाओ उतनी संख्या, इकट्ठे होके आ जाओ, मैं सारे अधिकार तुम्हें दे दूंगा। ये 60-70 लाख करोड़ का जो बजट है, तुम खर्च करना अपने ऊपर। अपनी कोठी बनाओ, अपनी बंगला बनाओ, अपनी कार बनाओ, अपना स्कूल बनाओ, हर बच्चे को नौकरी दो, हर बच्चे के लिए बढ़िया करो, सब चीज आपकी है। पर संख्या लाओ, संख्या दो, संख्या का खेल है। तो संख्या अगर मजहब के हिसाब से, संख्या अगर धर्म के हिसाब से, संख्या अगर राजनीति के हिसाब से, संख्या अगर संगठन के हिसाब से, संख्या अगर भाषा के हिसाब से, संख्या अगर नस्ल के हिसाब से, संख्या अगर जेंडर के हिसाब से इकट्ठी करोगे तो फेल हुए अभी तक 74 साल में। इसलिए कुछ लोगों ने हमारे समन संघ को देखकर अपना संघ बनाया और आज वो लोग सुखी हैं, पूरी सत्ता उनके पास है, सब चीज उनके पास, संविधान उनकी बात मानता है और हमारे लोग खुद उनके साथ हैं। तो इसलिए हमको इकट्ठा होना है। इसलिए समन संघ ये कहता है आप कुछ मत करो, आपको ना पैसा देने की जरूरत है, ना चंदा देने की जरूरत है, ना धरना देने की जरूरत है, ना प्रदर्शन करने की जरूरत है, ना पार्टी बनाने की जरूरत है, ना राजनीति करने की जरूरत है, ना संगठन बनाने की जरूरत है। क्या कहना है बस आपने? मैं समन हूं, मैं हम हमारा संघ। अभी नहीं बने समन, सारे हाथ उठने चाहिए। इधर आने, एक जना रिकॉर्डिंग करना, जरा कोई आगे इनके हाथ चेक करेंगे, बाद में जाके दिल्ली जाके चेक करेंगे हाथ किसके उठने। इधर करो जरा रिकॉर्डिंग, ऐसे बात नहीं बनेगी। या तो गला सूखा जा रहा है, बताओ भूखे से लगवा रहे हो नारे हैं और हाथ भी नहीं उठा रहे हो। हाँ इधर आ जाओ जरा। आपके हिमाचल में आए, रात भर जगह, नींद आ रही है, पता है हमारी तो जो क्या मैसेज में कही थी, पीछे जाके सो जाऊं, मैंने सारे सो जाएंगे, मैं सो रहा, गाड़ी में सोएंगे, ट्रेन में, थके हुए पड़े हम तो फिर भी जोर से चिल्ला रहे हैं। हाँ आगे पीछे, हमारा संघ, हमारा संघ। बाबा हाथ उठाओ, समझो, अगर बमड़ो तो हाथ में उठाना, हाथ उठाओ। हमारा संघ, हमारा संघ, जुड़ेंगे, 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 जो जुड़े हैं, जहां जुड़े हैं, जब जुड़े हैं, जितने जुड़े हैं, हमारा संघ, हम समर हैं, हम समर हैं। बस इतनी बात करनी है आपने। और इसको दूसरों से पूछना है, भाई तू समण है या वमण है? बस समण समण कहते जाओ और सारे अधिकार आपके मिलते जाएंगे। हम जिंदे रहना रहे, आप जिंदे रहो ना रहो, पर यह गारंटी है कि अगर सारे समण हो गए तो संविधान वो करेगा जो आप चाहोगे। और ऐसा हुआ है 2 अप्रैल 2018 को, जब सारे लोग सड़क पे आ गए और चुप रहे, कुछ नहीं बोले, संविधान ने आपका एक अधिकार आपको वापस कर दिया। बस 4 घंटे इकट्ठे हुए तो एक अधिकार मिल गया, और परमानेंट इकट्ठे हो जाओगे तो लगातार। अभी हम यहाँ फोटो खिंचवाएंगे पूरे सारे मिलके, और बारिश भी आगे। देखो आपने इतनी जोर से आवाज लगाई, बारिश आ गई। आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ। जूते चप्पल अंदर रखना है क्या? हाँ जूते चप्पल अंदर करके ले आओ, सारे बारिश आ गई।